हेलो एवरीवन। मैं हिमांशु गौतम आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ प्राणियों में संरचनात्मक संगठन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। और आशा करता हूँ आप सभी ने लेक्चर नंबर 3 भी देख लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सरल उपकला ऊतक के बारे में। जो हमारा सरल उपकला ऊतक होता है ये हमारा 6 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सरल सलाकार उपकला शल्काकार उपकला ऊतक, एक होता है हमारा सरल सरल घनाकार उपकला ऊतक, एक होता है हमारा सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक, एक होता है हमारा पश्चिमार्य उपकला ऊतक, एक होता है हमारा ग्रंथलीय उपकला ऊतक, एक होता है हमारा अभाज्य स्तरीय उपकला ऊतक। तो आज हम इसके 6 प्रकार पढ़ने वाले हैं सरल उपकला ऊतक के। तो एक होता है हमारा सरल शल्काकार उपकला ऊतक। दूसरा होता है हमारा सरल घनाकार उपकला ऊतक। और नंबर 3 होता है हमारा सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक। ये हमारे कितने हो गए? 3 हो गए, यानी कि हमारे 3 हो गए और 3 रह गए। एक होता है हमारा पश्चिमार्य उपकला ऊतक, नंबर 4। पश्चिमार्य उपकला ऊतक। और नंबर 5 होता है हमारा गिरंथल उपकला ऊतक। और नंबर 6 होता है हमारा आवासीय स्तरीय ऊतक। स्तरीय उपकला ऊतक, उपकला ऊतक। यानी कि हमारे जो सरल उपकला ऊतक है ये 6 प्रकार के हैं। नंबर 1 सरल सर्पाकार उपकला ऊतक, नंबर 2 सरल घनाकार उपकला ऊतक, नंबर 3 सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक, नंबर 4 पश्चिमाभिय उपकला ऊतक, नंबर 5 ग्रंथल उपकला ऊतक, नंबर 6 आवासीय स्तरीय उपकला ऊतक। समझिए, उपकला ऊतक। तो इन्हें नोट करें, फिर मैं इनको बताऊंगा एक एक करके कौन से ऊतक का क्या कार्य होता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सरल शल्काकार उपकला ऊतक की। यानी कि जो हमारा सरल सरल शल्काकार उपकला ऊतक होता है ये कैसे होता है? तो ये चपटी कोशिकाओं की केवल एक परत से बना होता है। यानी कि जो हमारी चपटी कोशिकाएं होती हैं उनकी केवल एक परत से बना होता है। चपटी कोशिकाओं की केवल एक परत से बना है। यानी कि जो हमारी चपटी कोशिकाएं हैं उनकी केवल एक परत से बना है हमारा शल्काकार उपकला ऊतक। यानी चपटी कोशिकाएं कैसी होती हैं? चपटी कोशिकाएं ये जो हमारी चपटी कोशिकाएं होती हैं ये कैसी होती हैं? इनकी देखो हाइट तो बहुत छोटी होती है, यानी कि इनकी लेंथ छोटी होती है। और जो इनकी चौड़ाई होती है वो बड़ी होती है। यानी कि इनकी ऊंचाई ऊंचाई क्या होगी? इनकी छोटी होगी। और इनकी हाइट यानी कि चौड़ाई, और जो इनकी चौड़ाई होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। यानी कि इनकी ये ऊंची तो कम होंगी बल्कि चौड़ी ज्यादा होंगी। मान लो जैसे टैल टैल होती है या फिर टैबलेट होती है, उस तरह की होती है। यानी कि इनकी जो ऊंचाई है वो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, यानी कि ऊंचाई ज्यादा नहीं होगी और चौड़ाई इनकी लंबी होगी। आप बोले ये हमें दिखाओ तो सही है कैसी कैसी दिखती है हमें, तभी तो हम समझेंगे। तो देखो
जो हमारा उपकला ऊतक होता है वो सरल उपकला ऊतक होता है वो किस पे वृद्धि करता है, हमारे संयोजी ऊतक पर। तो सबसे पहले क्या बना लेंगे हम, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। अब इसके ऊपर क्या पाई जाएगी, इसके ऊपर पाई जाएगी हमारी आधारीय कला। ये क्या है, हमारी आधारीय कला। आधारीय कला। अब आधारीय कला के ऊपर क्या पाई जाएंगे, हमारी सरल सरल शंक्वाकार उपकला ऊतक की कोशिकाएं। ये कुछ इस तरीके की होती हैं। ये कुछ इस तरीके की होती हैं, इनमें क्या पाया जाएगा, बीच में केंद्र। अब देखो इनकी जो चौड़ाई है ये, यानी कि जो इनकी ऊंचाई है ये क्या है, कम। और जो इनकी लंबाई है वो क्या है, अधिक। यानी कि जो इनकी लंबाई है वो अधिक है और जो इनकी ऊंचाई है वो छोटी है। यानी कि इसे हम लंबाई भी कह सकते हैं, लंबाई भी अधिक या फिर लंबाई। लंबाई क्या होगी इनकी, अधिक होगी। और चौड़ाई क्या होगी, सॉरी ऊंचाई क्या होगी इनकी, छोटी होगी। देखो इनकी लंबाई बड़ी है और ऊंचाई इनकी छोटी है। तो अब देखो जो इनकी ऊपर वाली ये वाली हमारी मुक्त सतह है, ये कैसी सतह होगी, यानी कि ये समतल, यानी कि इकसार सतह थोड़ी है ये, तो ये कैसी सतह होगी, ये होगी हमारी अनियमित मुक्त सतह। यानी कि जो इनके ऊपर मुक्त सतह पाई जाएगी वो कौन सी मुक्त सतह पाई जाएगी, हमारी अनियमित मुक्त सतह। अनियमित मुक्त सतह। यानी कि इन कोशिकाओं के ऊपर अनियमित मुक्त सतह पाई जाती है। अब जो ये हमारी कोशिकाएं हैं, ये कौन सी कोशिकाएं हैं, हमारी सरल शंक्वाकार उपकला ऊतक की कोशिकाएं। सरल शंक्वाकार उपकला ऊतक की कोशिकाएं हैं ये। यानी कि वाली जो कोशिकाएं हैं ये कौन सी कोशिकाएं हैं, हमारे सरल शंक्वाकार उपकला ऊतक की कोशिकाएं हैं। तो हम कह सकते हैं इनमें जो सतह पाई जाती है वो अनियमित होती है, यानी कि इनमें अनियमित मुक्त सतह पाई जाती है। इनमें अनियमित अनियमित मुक्त सतह पाई जाती है। यानी कि इनमें हमारी अनियमित मुक्त सतह पाई जाती है। और हम कह सकते हैं जो ये कोशिकाएं हैं ये कैसी कोशिकाएं हैं, पतली कोशिकाएं हैं या पतली, यानी कि ये जो कोशिकाएं हैं हमारी कैसी बनी हुई है, यानी कि पतली परत की बनी हुई है। आपको दिख रही होगी क्योंकि इनकी क्या है, इनकी जो ऊंचाई है बहुत कम है। तो हम कह सकते हैं जो हमारी उपकला कोशिकाएं हैं ये पतली परत की बनी होती हैं। यानी कि उपकला कोशिकाएं पतली परत की बनी होती बनी होती हैं। यानी कि जो हमारी सरल सर्गाकार उपकला ऊतक है उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी बनी होती है, पतली परत की बनी होती हैं। तो इसे नोट करें। तो आगे कुछ समझ में नहीं आया तो ये कमेंट में बता दिया करें आप लोग। देखो जो हमारी सरल सर्गाकार उपकला है ये कैसी होती है, ये हमारी फर्श में लगी टाइल्स के समान होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो इनकी ऊंचाई होती है वो बहुत कम होती है और इनकी लंबाई क्या होती है या चौड़ाई क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जैसे मानो ये है, ये क्या है, एक गत्ता है। इसे देखो, इसकी चौड़ाई देखो, इसकी ऊंचाई क्या है, बहुत कम है। थोड़ी पास से दिखा देता हूँ। इसकी चौड़ाई क्या है, बहुत कम है। और इसकी जो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये क्या है, बहुत ज्यादा है। यानी कि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है और इसकी हाइट बहुत कम है। तो ये कैसी है, हमारी फर्श में लगी टाइल्स के समान। हमारी जो फर्श में टाइल्स लगती है घर पे वो भी तो ऐसी होती है, उनकी क्या होती है, ऊंचाई बहुत कम होती है और चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है। ये भी कुछ इस तरीके से है। तो हम कह सकते हैं जो हमारी सरल सर्गाकार उपकला है
ये फर्श में लगी टाइल्स के समान दिखाई देती है, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो होती है बहुत कम होती है। देखो इसकी भी बहुत कम है, और इसकी जो लंबाई है ऐसे वो बहुत ज्यादा है, या फिर इसकी चौड़ाई ज्यादा है और ऊंचाई बहुत कम है। तो हम क्या सकते हैं, जो हमारी सरल सर्गाकार उत्पन्न होती है फर्श में लगी टाइल्स के समान दिखाई देती है। फर्श में लगी टाइल्स के समान दिखाई देती देती है। यानी कि हमारी जो सरल सर्गाकार उपकला होती है फर्श में लगी टाइल्स के समान दिखाई देती है, और ये किस तरीके की होती है, ये कुछ इस तरीके की होती है। अब देखो जब ये इस तरीके की होंगी तो हम क्या कहते हैं, ये हमें तरंग के समान दिखाई देती है, क्योंकि जो हमारी तरंग होती है वो भी तो इस तरीके से चलती है, यानी कि वो भी तो इस तरीके से चलती है, इस तरीके से। तो हम क्या सकते हैं, जो हमारी सरल सर्गाकार उपकला है वो किसके समान में होती है, वो हमारी तरंग के समान दिखाई देती है। या फिर हम कह सकते हैं लहरदार, क्योंकि देखो लहर भी तो हमारी जब समुद्र में लहर आती है, पानी में लहर आती है, तो वो भी तो इस तरीके से आती है, पहले ऐसे 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 होती है। यानी कि हमारी लहर भी ऐसी आती है और तरंग भी ऐसी आती है, तो हम कह सकते हैं ये लहर व तरंग के समान दिखाई देती है। लहर व तरंग के समान दिखाई देती, यानी कि जो हमारी समय संख्याकार उपकला है वो हमें तरंग के समान दिखाई देती है और लहर के समान दिखाई देती है, क्योंकि हमारी लहर भी तो समुद्र में ऐसी जाती है इस तरीके से। और जो हमारी सर्वे सर्पाकार उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो भी कुछ इस तरीके से होती हैं लहरदार। तो यही तो बात मैंने लिखी, यानी कि ये कोशिकाएं हमारी लहरदार होती है और तरंग के समान दिखाई देती हैं। अब हम बोलोगे भैया इन कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, कार्य तो आपने हमें बताया नहीं। यानी कि ये जो कोशिकाएं हैं इनका कार्य क्या होता है, तो ये हमारे वितरण में सहायक करती है और निस्यंदन में सहायक होती है, यानी कि कार्य क्या क्या कार्य हैं इनके, ये हमारे वितरण में सहायक होंगी, वितरण में सहायक, और हमारे निस्यंदन में सहायक होंगी। निस्यंदन में सहायक, सहायक, यानी कि ये हमें विसरण में सहायता करते हैं और हमारे निस्यंदन में सहायता करते हैं। आप बोलोगे भैया चलो हमें तो इसकी कार्य पता चल गए, बट ये जो हमारी कहाँ पाई जाती है, एग्जाम्पल तो बताओ ये हमारी कहाँ पाई जाती है। तो ये हमारी रक्त वाहिनियों के आंतरिक स्तर में पाई जाती है, ये फेफड़ों के बाह्य कोश या कोशिकाओं में पाई जाती है। यानी कि इनके एग्जाम्पल ये कहाँ पाई जाती है, एग्जाम्पल ये कहाँ पाई जाती है हमारे फेफड़ों की बाह्य कोश या कोशिकाओं में। फेफड़ों कोशिकाओं में, या तो ये कहाँ पाई जाएंगी, फेफड़ों की कोशिकाओं में या फिर बाह्य कोश में पाई जाएंगी। और कहाँ पाई जाती है, ये हमारी रक्त वाहिनी के आंतरिक स्तर में भी पाई जाती है, यानी कि रक्त वाहिनी के, रक्त वाहिनियों के आंतरिक स्तर में पाई जाती जाती है, यानी कि हमारे रक्त वाहिनियों के आंतरिक स्तर में भी पाई जाती है। ये हम कह सकते हैं हमारी प्रगुआ में भी पाई जाती है, यानी कि जो हमारी सलाह सलाहकार उत्पलाई है और कहाँ पाई जाती है, हमारी प्रगुआ में भी पाई जाती है।
रेगुलर में भी पाई जाती हैं। नोट कर लें इसे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नंबर 2, हमारा यानी नंबर 2 पे कौन सा उत्तर आता है हमारा? सरल घनाकार उपकला ऊतक। ये कैसे होता है? यानी कि जो घनाकार यानी कि ये घन के आकार का होगा, यानी कि इसकी चारों भुजाएं समान होंगी, लंबाई भी, चौड़ाई भी और मोटाई भी इसकी कैसी होगी? बराबर होगी, यानी कि ये घनाकार होता है। हम क्या कहते हैं? ये घनाकार कोशिकाओं की परत से बना होता है, यानी कि ये घनाकार कोशिकाओं की परत से बना होता, यानी कि ये जो हमारी घनाकार कोशिकाओं की परत होंगी उससे मिलकर बना होगा। यानी कि घनाकार कोशिकाएं कैसी होती है हमारी? घनाकार कोशिका, यानी कि जो हमारी घनाकार कोशिकाएं होंगी ये कैसी होंगी? देखो इनकी लंबाई भी समान होगी, यानी कि इनकी लंबाई भी बराबर होगी और इनकी चौड़ाई भी बराबर होगी और इनकी ऊंचाई भी बराबर होगी। यानी कि इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल बराबर होती है। यानी कि ऊंचाई भी कह सकते हैं हम, फिर मोटाई भी कह सकते हैं। मोटाई कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मोटाई यानी इनकी लंबाई भी, चौड़ाई भी और मोटाई भी तीनों कैसी होंगी? समान होंगी, यानी कि ये तीनों क्या होंगी? समान। यानी कि इनकी लंबाई भी समान होगी, चौड़ाई भी समान होगी और मोटाई भी समान होगी। आपने क्यूब तो देखा ही होगा। सॉरी आज मेरे पास है नहीं, वरना आपको दिखा देता। तो ये समझिए जैसे हमारा क्यूब होता है ना, उसके आकार की दिखाई देती है। यानी कि जो हमारा क्यूब होता है उसके आकार की दिखाई देती है। यानी कि जो हमारी घनाकार कोशिकाएं हैं ये हमें क्यूब के समान दिखाई देती है, यानी कि चौकोर। इनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कैसी हो? समान हो। अब आप कहोगे भैया मैं इन्हें दिखा दो सही है कैसे दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, क्योंकि जो हमारा उपला ऊतक है वो किस पे वृद्धि करता है? वो हमारे संयोजी ऊतक पर ही वृद्धि करता है। अब देखो इसके ऊपर क्या पाई जाएगी हमारी? धारिये कला। धारिये अधारिये कला। अब इसके ऊपर क्या पाई जाएंगे हमारी? सड़ा घनाकार उपकला ऊतक की कोशिकाएं, यानी कि कैसी कोशिकाएं होंगी हमारी? बिल्कुल एक समान कोशिकाएं होंगी चारों। अभी तो आपको देखने में छोटी बड़ी लग रही होंगी, बट ये जो कोशिकाएं होंगी कैसी होंगी? जैसी ये वाली कोशिकाएं, यानी कि चार, इनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कैसी होगी? समान होगी। यानी इनकी चौड़ाई भी, मोटाई भी और ऊंचाई भी और सब समान होंगी। तो देखो इसकी जो मुक्त सतह होगी ऊपर वाली ये कैसी होगी? अनियमित या नियमित? अब देखो ये बिल्कुल समतल है, यानी कि एकसार है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारी क्या होगी? नियमित मुक्त सतह होगी। नियमित मुक्त सतह, मुक्त सतह। अब ये जो कोशिकाएं हैं हमारी, ये कौन सी कोशिकाएं हैं हमारी? ये कोशिकाएं हैं हमारी सरल घनाकार उत्पन्न कोशिकाएं। सरल घनाकार उपकला कोशिकाएं। इसे नोट करें बस, बाकी आपको बात को बताऊंगा, अभी इसे नोट कर लें। अब जो हमारे सरल घनाकार उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं हैं इनका क्या कार्य होता है? यानी कि इनका कार्य क्या होता है? अब इनके कार्य की बात कर लेते हैं। तो इनका जो कार्य होता है ये क्या होता है? ये अवशोषण करती है, यानी कि अवशोषण करने में सहायक है और स्त्रावन करने में सहायक है। अवशोषण व अवशोषण में सहायक और स्त्रावण में भी सहायक। स्त्रावण में सहायक।
यानी कि जो हमारी घनाकार उपलक ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, ये हमें अवशोषण में सहायता करती है और स्त्रावण में सहायता करती है। बट ये जो होती है ये कहाँ पाई जाती है, ये तो मैंने अभी बताया नहीं। आप पूछोगे भैया ये जो हमारी घनाकार उपकला ऊतक की कोशिकाएं हैं कहाँ पाई जाती हैं, एग्जाम्पल से बताओ। ये कहाँ पाई जाती है एग्जाम्पल। ये पाई जाती है हमारी ग्रंथियों की वाहिनिकाओं में, यानी कि छोटी आंत में ये हमारी पाई जाती है, छोटी आंत में, छोटी आंत में। और कहाँ पाई जाती है, ये हमारी नेफ्रॉन की जो नलिकाकार जो भाग होता है उसमें भी हमारी पाई जाती है। यानी कि नेफ्रॉन नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में। अब जो हमारा नेफ्रॉन की नलिकाकार जो भाग होता है ये क्या होता है, ये हमारे दो प्रकार का होता है। बताएगा कोई कौन कौन से दो प्रकार हैं इनके, कोई दो प्रकार बताएगा मुझे कौन कौन से। एक होता है हमारा, चलो शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पीसीटी। इसका बता दो पीसीटी का। ये होती है समस्थकुंडलित नलिका, समस्त कुंडलित नलिका। और एक होता है हमारा डीसीटी। तो बताइए कोई डीसीटी। डीसीटी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दूध कुंडित नलिका, दुष्ट कुंडलित नलिका। यानी कि दुष्ट कुंडित नलिका। देखो जो हमारी समस्त कुंडित नलिका होती है इस पर क्या पाए जाते हैं, इस पर हमारे सूक्ष्मांक पाए जाते हैं, यानी कि इसमें माइक्रोब्लाइट पाए जाते हैं। पर सूक्ष्मांक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जब तो ये ज्यादा अवशोषण करेगी, यानी कि देखो मैं लिखा अवशोषण में सहायक। अब अवशोषण में सहायक कौन सी कोशिकाएं होती है, जिन पे हमारे माइक्रोब्लाइट पाए जाते हैं। क्योंकि माइक्रोब्लाइट हमारे सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, अब जब वो क्षेत्रफल बढ़ा देंगे सतह का, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर पदार्थों का अवशोषण ज्यादा होगा। तो जो हमारी समस्थकुंडली नलिका होती है, नेफ्रॉन की नलिका के भाग में जो हमारी समस्थकुंडली नलिका है उस पर क्या पाए जाएंगे, हमारे सूक्ष्मांक पाए जाएंगे, जिनकी सहायता से अवशोषण करने में ज्यादा सहायक होती है। नोट करने से। अब हमारा नंबर 3 आता है सरल स्तंभकार उपकला ऊतक। यानी कि जो हमारी स्तंभकार कोशिकाएं होती हैं वो किस तरीके की होती है, ये देखो लंबी होती है और पतली कोशिकाएं की एक परत होती है। यानी कि ये कोशिकाएं कैसी होंगी, हमारी लंबी होंगी और पतली होंगी। अभी दिखाता हूँ आपको कुछ। यानी कि हमारी जो स्तंभकार कोशिकाएं होंगी वो कुछ इस तरीके की होंगी। यानी कि जैसे ये है, देखो ये इसकी लंबाई क्या है, बहुत ज्यादा है, और जो इसकी चौड़ाई है वो क्या है, बहुत कम है। तो जो हमारी स्तंभकार कोशिकाएं होती हैं वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती हैं हमें। यानी कि उनकी ऊंचाई तो बहुत ज्यादा होती है बट उनकी चौड़ाई बहुत कम होती है। उनकी ऊंचाई ज्यादा होगी और चौड़ाई बहुत कम होगी। तो यही मैं लिख रहा हूँ, ये पतली, ये पतली व लंबी कोशिकाओं की परत से बनी। यानी कि जो हमारी स्तंभकार कोशिकाएं हैं ये पतली व लंबी कोशिकाओं की परत से बनी है। यानी कि स्तंभकार यानी कि जो हमारी स्तंभकार कोशिकाएं होंगी ये कैसी होंगी, यानी कि इनकी जो ऊंचाई है बहुत ज्यादा होगी और चौड़ाई इनकी बहुत कम होगी। यानी कि इनकी लंबाई लंबाई क्या होगी, इनकी बहुत ज्यादा होगी, और जो इनकी चौड़ाई है वो क्या होगी, वो होगी हमारी बहुत कम। यानी कि इनकी चौड़ाई कम होती है और लंबाई अधिक होती है। अब आप बोलोगे भैया हमें दिखाओ तो सही हमारी स्तंभकार कोशिकाएं कैसे दिखाई देती है। तो ये लो, अभी
बना दे रहा हूँ। किसके ऊपर वृद्धि करती है ये? संयोजी ऊतक के। ठीक है, हमारा संयोजी ऊतक। इसके ऊपर क्या पाई जाएगी? इसके ऊपर पाई जाएगी हमारी आधारीय कला। ये क्या हमारी आधारीय कला। आधारीय कला। अब हमारी आधारीय कला के ऊपर क्या पाई जाएंगी? हमारी स्तंभकार कोशिकाएं। ये कुछ इस तरीके की होती है, यानी कि इनकी हाइट क्या होगी? बहुत ज्यादा, और चौड़ाई क्या होगी? बहुत कम। अब इनके आधारी भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक। कुछ इस तरीके से। अब इनके ऊपर हमारी क्या पाई जाएगी? यानी कि इनके ऊपर पाई जाएगी हमारी मुक्त सतह। बट ये जो मुक्त सतह होगी, ये क्या सतह होगी? नियमित होगी कि अनियमित होगी? तो इनके ऊपर जो हमारी मुक्त सतह होगी वो कैसी होगी? अनियमित, क्योंकि ये कैसी है? बिल्कुल समतल, यानी कि एक सारे। तो इसके ऊपर कैसी मुक्त सतह पाई जाएगी? हमारी अनियमित मुक्त सतह पाई जाएगी। और सॉरी, नियमित मुक्त सतह पाई जाएगी। नियमित मुक्त सतह। मुक्त सतह। और ये जो हमारा केंद्रक है, ये कैसा केंद्रक है? ये हमारा दीर्घाकार केंद्रक है, यानी कि इसे हम दीर्घ केंद्रक भी बोल सकते हैं। दीर्घ केंद्रक। और जो देखो ये केंद्रक है हमारा, ये कौन से भाग में पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है कोशिकाओं के आधारी भाग में। तो हम कह सकते हैं जो हमारा केंद्रक होता है, दीर्घक जो केंद्रक है हमारा, वो कहाँ पाया जाता है? हमारा कोशिकाओं के निचले भाग या आधारी भाग में पाया जाता है, यानी कि अधिकांश। अधिकांश कोशिकाओं के आधारीय भाग में, यानी कि अधिकांश कहाँ पाया जाएगा? हमारे कोशिकाओं के आधारी भाग में पाया जाएगा। अब जो ये हमारी कोशिकाएं हैं, ये कैसी कोशिकाएं हैं? यानी कि ये जो कोशिकाएं हैं हमारी, कैसी कोशिकाएं हैं? ये हमारी स्तंभकार कोशिकाएं हैं, यानी कि सरल स्तंभकार कोशिकाएं। और हम इन्हें क्या क्या कह सकते हैं? इन्हें हम लंबी कोशिकाएं भी कह सकते हैं, यानी कि लंबी कोशिकाएं। लंबी कोशिकाएं भी हम इनको कह सकते हैं, यानी कि ये कैसी कोशिकाएं? हमारी सरल स्तंभकार कोशिकाएं, जिन्हें हम लंबी कोशिकाएं भी कह सकते हैं। नोट करें, अगर इससे टॉपिक से कोई रिलेटेड डाउट है तो कमेंट में पूछ लें मुझसे। अब हम स्तंभकार कोशिकाओं के कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जो हमारी स्तंभकार कोशिकाओं के कार्य होते हैं वो कौन कौन से कार्य होते हैं, यानी कि हम इनके कार्यों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, ये भी हमारी सरल स्तंभकार उपकला ऊतक है, यानी कि है तो उपकला ऊतक, तो इसका क्या कार्य होगा? इसका भी अवशोषण करना और स्त्रावण करना ही कार्य होगा, यानी कि अवशोषण करना स्त्रावण, यानी कि अवशोषण में भी सहायक होंगी और हमारे स्त्रावण में भी सहायक होंगी। बट ये जो पाई जाती है हमारी स्तंभकार कोशिकाएं हैं, जो है हमारी, ये कहाँ पाई जाती हैं? यानी कि जो स्तंभकार कोशिकाएं होंगी वो हमारी कहाँ पाई जाएंगी? ये हमारी जठरीय ग्रंथि में पाई जाती है, यानी कि जठरीय ग्रंथि में उपस्थित, यानी कि हमारे जठरीय ग्रंथि में उपस्थित होती है। और कहाँ होती है? आंतरीय ग्रंथि में उपस्थित। आंतरीय ग्रंथि
में उपस्थित। और उसके बाद ये हमारी कहाँ पाई जाएंगी, अमाशय की अमाशय में पाई जाएंगी और छोटी आंत में पाई जाएंगी। यानी कि अमाशय अमाशय व छोटी आंत, छोटी आंत में पाई जाती हैं। और ये हमारी बड़ी आंत में भी पाई जाती हैं। छोटी आंत में भी पाई जाएंगी और हमारी बड़ी आंत में भी पाई जाएंगी। छोटी आंत व बड़ी आंत, बड़ी आंत में। अब जो हमारी छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है, यानी कि हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत में भी फर्क होता है। यानी कि जो हमारी छोटी आंत है और बड़ी आंत है, इन दोनों के बीच में अंतर है कुछ। यानी कि छोटी आंत में अलग तरीके से पाई जाएंगी और बड़ी आंत में अलग तरीके से पाई जाएंगी। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहीं मैं आपको एनसीईआरटी बुक देता हूँ और एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड एमसीक्यू भी आपको वहीं मिलते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक बने रहिए हमारे इस वीडियो चैनल पर।